नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम बातूनी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। चुनाव परिणाम आ चुके हैं और इस चुनाव परिणाम में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। आज इस सफलता के पीछे क्या कारण थे और आने वाले समय में राजनीतिक परिस्थितियां बिहार की क्या होंगी, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक श्री रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, सर्वप्रथम आपका स्वागत है। धन्यवाद यासम। जैसे कि पूर्व में ही जो तमाम तरह के जो एग्जिट पोल थे वो बता रहे थे एनडीए को बहुमत बता रहे थे, लेकिन उनके सारे जो परिणाम थे वो फेल होते दिखाई दिए। क्योंकि जिस ढंग से एनडीए ने वहाँ पे अचीव किया है वो एक रिकॉर्ड है। किस ढंग से देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, जो नतीजे आए हैं वो मुझे लगता है कि जो चुनाव लड़ रहे थे उनकी उम्मीदों से जो जीतने का दावा कर रहे थे या जो एग्जिट पोल थे और जो एनडीए गठबंधन था वो भी 160 पार का दावा कर रहा था, लेकिन ये तो 200 पार हो गया है। तो अब जाहिर है कि ये बहुत नतीजे जो हैं सबको चौंकाने वाले हैं। जिस तरह के एग्जिट पोल बता रहे थे या जिस तरह की ग्राउंड वहाँ की रियलिटी थी, उससे बहुत हद तक तो ये लगता था कि एनडीए को एज है थोड़ा सा, लेकिन महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा इसके बारे में कोई अंदाज नहीं लगा सकता था। कांग्रेस 2 पे आके ठहर गई है। जो सबसे बड़ा दल था राष्ट्रीय जनता दल वो 3रे नंबर पर भी आ गया है। संकट यहाँ तक खड़ा होने की स्थिति है कि क्या विपक्ष का दर्जा उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव चुनाव हार गए, चुनाव में मैं अपने संकट में हैं। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बहुत चौंकाने वाला है और बहुत ही इस तरह का है कि ये आने वाले वक्त में राजनीति में बहुत ढेर सारी चीज़ें तय भी करेगा। एक बार ये देखने को नहीं मिलता आपको कि इस बार जो है जो छोटा भाई है वो बड़ा भाई हो गया है। बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट लेकर के जो है पहली लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। देखिए, बीजेपी गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में तो बड़ी पार्टी थी, पिछले बार भी बड़ी पार्टी थी। वो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल से 1 सीट पीछे थी, लेकिन इस बार बीजेपी अपने गठबंधन में भी आगे है और बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है चुनाव के नज़रिए से, चुनाव के अगर लिहाज से देखा जाए। और जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि आपसे कि ये चुनाव ये तय करेगा कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। ये चुनाव ये भी तय कर रहा है कि सिर्फ जातीय आधार पर गठबंधन बनाकर काम नहीं चलेगा। ये चुनाव बहुत ढेर सारी ग्राउंड रियलिटी पर बातचीत कर रहा है। 20 साल का मुख्यमंत्री फिर चुनाव जीतता है। जब चर्चा ये होती है कि वो आखिरी चुनाव लड़ रहा है तो उस समय 200 पार बिहार की जनता कर देती है। और बिहार वो स्टेट है जहाँ क्रांति का उदय हुआ है हमेशा। तो बिहार से इस तरह की सियासत, बिहार से इस तरह के नतीजे जब आते हैं तो ये सबके लिए संकेत है। और इस चुनाव का एक अकेला मायने नहीं है जैसा, इस चुनाव के ये भी मायने हैं कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की एनडीए सरकार जो है वो और मजबूत हो गई है। बिहार निश्चित रूप से आपने कहा कि बिहार वो क्षेत्र है जहाँ पे सिकंदर को भी जो है हार का सामना वहाँ करना पड़ा था, उसका जो विजय रथ है वहाँ रुक गया था। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात देखने को मिल रही है रिजवान भाई, जो देश की 2 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और कहें कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, वो 2 सीट पर आके सिमट गई है। और कहीं ना कहीं आज जो हम देख रहे हैं उसके पीछे 2-4 महत्वपूर्ण कारक दिखाई दे रहे हैं कि एंड टाइम पे राहुल गांधी का जो मुख्य जो उनके स्टार प्रचारक हैं उनका गायब हो जाना, पार्टी का बिल्कुल बिना नेतृत्वहीन हो जाना, तो कहीं ना कहीं कारक जो है वो नुकसानदेह लग रहा है इसमें। और ऐसा लग रहा है कि जो भविष्य में जो एक विपक्ष होना चाहिए था वो विपक्ष और दिनों दिन कमज़ोर हो जाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस का जो बिहार के चुनाव कैंपेन जब से शुरू हुआ, मतलब जैसे आचार संहिता लग गई, चुनाव कैंपेन शुरू हो गया। पहले तो सीट बंटवारे को लेकर बहुत तरह की चीज़ें, फिर कई जगह फ्रेंडली आपस में वो चुनाव लड़ लिया। फिर उसके बाद कई जिस तरह से राहुल गांधी ने एसआईआर के खिलाफ एक पूरा माहौल बनाया था बिहार में, जनता का बहुत समर्थन दिख रहा था, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे भी हो रहे थे। ऐसे इस समर्थन के बाद अचानक राहुल गांधी का तकरीबन 50 दिन से अधिक समय से तक गायब हो जाना उस पूरे कैंपेन से, ये बड़ा आश्चर्यचकित भी करता है और ये राजनीति में अपरिपक्वता भी दिखाता है कि आपने एक माहौल बनाया, एक टेम्पो बनाया, लेकिन आप उसको बरकरार रखने के लिए आपने कोई कवायद नहीं की।
तो जाहिर है इसका खामियाजा भी होगा। वो कांग्रेस जो 2 अंकों में थी अब सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे परिस्थितियां हैं, और आरजेडी भी लगता है कि शायद बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थी। उसको लग रहा था कि वो सब सारे चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव लड़ने के तरीके भी शायद इन्होंने अभी तक वही पुराने तरीके, पुराने ढर्रे उसी आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ जो इनके चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के, अमित शाह पूरे मैदान पर खुद ही डटे हुए थे। इस बार तो बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़कर काम किया। उसने अपने दिग्गजों को, पूरे देश भर के दिग्गजों को उतारा, लेकिन वो अपनी सीटों पर नहीं, जहां एनडीए के कैंडिडेट लड़ रहे थे उन सारी जगहों पर भी उन्होंने अपने दिग्गजों को उतार दिया। वो एनडीए के लिए वोट मांगते हुए, एनडीए के कैंडिडेट को जिताने के लिए कोशिश करते हुए नजर आए। तो एक तरफ ये माहौल था और दूसरी तरफ दोस्ताना संघर्ष जब आप करेंगे तो जनता में ऐसे समय में सीख से संदेश नहीं जाता। निश्चित रूप से जो भाजपा की रणनीति है और जिस ढंग से मोदी और अमित शाह चुनाव मैदान पे होते हैं, और चूँकि पूरे जब तक चुनाव ना निपट जाए तब तक कि वो पूरी भूमिका का निर्वहन करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि 15-16 सभाएं जो हैं मोदी जी ने की थी और 30 से 35 सभाएं अमित शाह ने की। इतनी ही सभाएं जो हैं योगी आदित्यनाथ की वहाँ पे हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वहाँ सक्रिय थे, विष्णुदेव साय भी वहाँ सक्रिय थे। हर क्षेत्र में जो जातिगत समीकरण के अनुसार लोगों को साधने का प्रयास किया गया और अपने नेतृत्व को वहाँ भेजा गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आपको ध्यान होगा कि अमित शाह का इंटरव्यू आज तक में आया था तो उन्होंने पहले कहा था 140 पार, फिर उन्होंने कहा, फिर जब अगला इंटरव्यू उनका आया तो उन्होंने कहा था अब 160 पार। तो एक बैठ करके वहाँ रणनीति बना रहे थे। और वहीं जो आप देख रहे हैं कि आप एक बात महसूस नहीं करते कि राहुल गांधी के बाद जो सेकंड लाइन की जो राजनीति थी, पहले आपको ध्यान होगा कि जब सोनिया गांधी थी तो अहमद पटेल थे, दिग्विजय सिंह थे, कमलनाथ थे, ये और तमाम यानी चिदम्बरम हुआ करते थे, तो ऐसे जो मणिशंकर अय्यर हुआ करते, तो ऐसे जो नेता थे वो एक सेकंड फौज हुआ करती थी, वो अब गायब हो गई है। अब केवल राहुल गांधी बस मैदान में दिखाई देते हैं। बिल्कुल। कुछ जब सीटों के बंटवारे को लेकर तनाव हुआ था तो उन्होंने अपने सबसे अनुभवी नेता अशोक गहलोत के मैदान में उतारा था, उन्होंने वहाँ भेजा था। उसके बाद फिर घोषणा भी हुई कि लेकिन जैसे ही घोषणा हुई कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा और उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतनी दुनिया भर की कवायदें हुई, वो एक सीट भी नहीं जीत पाए। अभी तक जो नतीजे आए हैं, रुझान जो अभी तक आ रहे हैं, अभी भी कुछ नतीजे आने शेष रह गए, तो वो एक सीट नहीं जीत पाए। उनको उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो अल्पसंख्यक वोट है, खासतौर से जो मुस्लिम वोट है, उसमें कहीं ना कहीं कई तरह की प्रतिक्रियाएं, कड़ी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, जिसके डैमेज कंट्रोल के लिए फिर कई तरह की चीज़ें की गई। वहीं अगर हम अल्पसंख्यक वोटों की बात कर रहे हैं तो ओवैसी की जो पार्टी है AIM, वो जितनी सीटें जीत गई, कांग्रेस उतनी सीट भी नहीं जीत पाई। तो ये मतलब जितनी बढ़त है, अभी तो बढ़त की का ही वो है। तो ये सारी चीज़ें, और आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि एक पूरी ग्राउंड पर कांग्रेस बहुत चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखी। वो स्थानीय नेता ही उनके जो चुनाव लड़ रहे थे, और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने जैसे ही चुनाव खत्म हुए उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, शकील अहमद ने। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, ये जो सारे जिस तरह का भी असंतोष है या जिस तरह की भी रणनीति है, अगर आप चुनाव से इतने दिन तक दूरी बनाएंगे, विदेश चले जाएंगे, आपके अलावा कोई दूसरा चुनाव में बहुत आगे दिखेगा भी नहीं। आप मध्य प्रदेश आ जाते हैं जिस समय आपको वहाँ चुनाव कैंपेन करना होता है। प्रधानमंत्री उन दिनों को चुनते हैं जब वोटिंग हो रही होती है, तो प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से में वो अपनी बाकायदा रैली कर रहे होते हैं, बाकायदा भाषण दे रहे होते हैं। बाकी नेता भी इस तरह से करते हैं, लेकिन आपको जब मौके हैं तो आप उस समय भी नहीं वहाँ जाते हैं, वहीं नहीं होते हैं। तो चुनाव तो पूरे टाइम निश्चित रूप से ये मानते हैं आपकी जो नेता है, नेता ही जब गायब हो जाएगा तो कार्यकर्ता क्या करेगा। नेतृत्व विहीन जब कोई पार्टी हो जाती है तो निश्चित रूप से इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। मुद्दे उछालते हैं आप मुद्दे उछालते हैं, मुद्दों पर जनता की प्रतिक्रिया भी आती है, लेकिन आप मुद्दों को में कंटिन्यूटी अगर नहीं बना पाएंगे। दूसरा क्या है, कांग्रेस की अगर हम बात करें या अन्य विपक्षी दलों की बात करें, तो ज़्यादातर लोगों के पास उतनी बड़ी टीम तो नहीं है जितनी बड़ी टीम भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे समय चुनाव के मोड में रहती है। वो हर समय, हर रोज़ उसमें अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखती है, मैदान में रखती है। उसका उनको फ़ायदा भी मिलता है, उनका जीवंत संपर्क होता है मतदाता के साथ, वहाँ की लोकल परिस्थितियों के साथ।
रिजवान भाई से बात करेंगे आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली भाजपा वहां पे लीड करेगी या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इन सब विषयों पे चर्चा जारी रहेगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अभी हम चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद उपजी स्थितियों को लेकर के, और हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं देश के प्रख्यात पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, आप अभी हम चर्चा कर रहे थे तो आपने ये कहा कि भाजपा हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रखती है, इतने कार्यक्रम दे देती है कि वो उनको सक्रियता बनाए रखनी पड़ती है, और हर चुनाव को, चाहे वो लोकल चुनाव हो, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव है, तो पूरी ताकत से तन मन धन के साथ वो चुनाव मैदान पे होती है, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस ढंग से एक पूरा माहौल क्रिएट हुआ है, पूरे देश में एनडीए सत्तासीन होता जा रहा है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, और उनमें जो आपसी एका होना चाहिए, जो महागठबंधन तैयार किया, तो महागठबंधन भी गठबंधन के रूप में काम कर भी नहीं पा रहा है। देखिए झा साहब, आप कह रहे हैं कि वो चुनाव को चुनाव के तरह नहीं, चुनाव को वो युद्ध की तरह लड़ती है। वो 4 कदम आगे बढ़ के लड़ती है चुनाव को। साम दाम दंड भेद किसी भी स्थिति में उसको, उस चुनाव को हर हाल में जीतना है। अब वो चाहे जिस स्तर का, पार्षद का चुनाव हो तो भी, पंच का चुनाव हो तो भी, ये तो विधानसभा का चुनाव, तो एक सरकार बनाने का चुनाव है। वो उसको उसी ढंग से चुनाव लड़ती है, और उसके पास अब बहुत संसाधन है, कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है, सत्तारूढ़ दल है देश में भी, प्रदेश में भी। तो उसके जाहिर है ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी हो या मतदाता हो या बहुत तरह की चीज़ें हो, कार्यकर्ता हो, वो एक अनुकूलता है उनके लिए। और ऐसे समय में रणनीति अगर नहीं बदली जाएगी, महागठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, अगर वो अपनी रणनीति में सुधार नहीं लाता, तरीका नहीं बदलता, तो उसको इस तरह से मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, ये अलग बात है कि जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे कि अमित शाह कह रहे थे 160 पार, लेकिन 200 पार हो गया। तो क्या परिस्थितियां, इसकी हम समीक्षा करेंगे। और ये इस तरह का नतीजा, तो जो एग्जिट पोल थे वो भी, उनमें भी साहस नहीं था इस तरह का वो देने का। लेकिन जो टीवी रिपोर्ट्स में भी हम देख रहे थे, साथ में बिहार के कुछ पत्रकारों से भी चर्चा की, तो उन्होंने कहा जो छठ में जो राहुल गांधी का रवैया था, जो उनकी भाषण थे, वो भी बहुत इफेक्ट करके चले गए, क्योंकि छठ जो है बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। उसमें जो उनकी गैर जिम्मेदाराना जो बयानबाजी रही है, वो काफ़ी हद तक जो है प्रभावकारी रही है। तो किस ढंग से देखते हैं इस बात को आप? देखिए, उन्होंने वो जो एक यमुना के किनारे एक जो स्थान बनाया गया था, जहाँ कहा जाता था कि प्रधानमंत्री उसमें डुबकी लगाएंगे, लेकिन फिर बाद में वो चीज़ें नहीं हुई, जिसको आपने बहुत इसको मुद्दा बनाया था, आम आदमी पार्टी ने। और राहुल गांधी ने जो भी कुछ कहा, उस बयान का एक हिस्सा काटकर उसको जिस तरह से प्रचारित किया गया, मैं आपसे ये कह रहा था कि कांग्रेस के पास उतनी बड़ी फौज नहीं है कि वो आम आदमी तक अपनी बात पहुंचा पाए। कहीं ना कहीं अलग अलग, कहीं फ्रेंडली संघर्ष भी था उनका, तो वो कहीं ना कहीं पूरा जो महागठबंधन था वो एक साथ कई जगह दिख भी नहीं रहा था, लग भी नहीं रहा था। ऐसी कई चीज़ें, ऐसी कई बातें, ऐसे कई विषय हैं जो आखिरी तक जनता तक नहीं पहुंच पाए। फिर ये जो ख़ास तौर से आजकल जो एक स्कीम शुरू हो गई है, ये अगर कर्नाटक चुनाव की आप बात करें, वहाँ हिमाचल की बात करें, वहाँ मध्य प्रदेश की भी बात करें, हम बिहार की भी बात करते हैं, अगर हम महाराष्ट्र में भी यही हुआ, महिलाओं को लेकर एक आखिरी समय में एक अलग माहौल, जिस तरह का एक उनको आखिरी समय को सौगातें दे दी जाती हैं। वैसे मैं अगर व्यक्तिगत मेरी अगर इसमें आप राय जानना चाहें, तो ये जो आखिरी समय में जो ये रेवड़ी बांटी जाती है, ये चुनाव आयोग को ऐसी चीज़ों पर विचार करना चाहिए, इसलिए कि ये जाहिर है आप दे ही इसलिए रहे हैं कि आपने चुनाव आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले एक बार दे दिया, फिर दोबारा आपने फिर दे दिया। लेकिन ये जो आप देखेंगे कि ये जो शुरुआत हुई, आपको ध्यान होगा कि आम आदमी पार्टी जब आई तो उसने एक आधा बिजली बिल माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे। फिर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी काम किया था, आपको याद होगा, कर देंगे और करेंगे में दोनों में अंतर होता है। घोषणा पत्र में आप सब बातें कीजिए, आप कहिए कि हम ये करेंगे, लेकिन आप आखिरी में आप सीधे कैश दे रहे हैं, वोट के एवज में कैश दे रहे हैं, आप सीधा सीधा है।
और इतने बड़े लोकतंत्र में, हमारा लोकतंत्र बहुत परिपक्व हो गया है, इतने बड़े लोकतंत्र में इस तरह की छूट या इस तरह की प्रैक्टिस दोनों ठीक नहीं है। मैं पहले जिक्र कर रहा था कर्नाटक का भी मैंने जिक्र किया, वहाँ सरकार जो पार्टी चुनाव में गई थी उसने कहा हम ऐसा करेंगे, हिमाचल में भी उसने कहा हम ऐसा करेंगे, लेकिन इन्होंने तो कर ही दिया। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ दे दिया, बहुत बड़ी रकम दे दी महिलाओं को, हर महीने इतना देंगे, 5-6 महीने चुनाव के पहले शुरू कर दिया। तो ये चुनाव में इस तरह के जो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट पे भी एक पिटीशन लगी हुई है, बार बार जो है चुनाव आयोग पे शिकायत भी हो रही है इस प्रकार की चीज़ों की, कि जो इस प्रकार की घोषणाएं हो रही है फ्री बीज को लेकर, लेकिन फ्री बीज से किए कहीं आगे बढ़ने की चीज़ है जैसा, इसलिए कि चुनाव के आखिरी समय में आप लोगों के जेब गर्म कर रहे हैं सीधा सीधा, और ये वोट के एवज में नोट है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इसको ये किसी भी परिपक्व लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये चलिए एक अलग विषय है, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं में, इसके अलावा भी महिलाओं में नीतीश कुमार के प्रति एक आकर्षण भी है, सद्भाव भी है। और जाहिर है कि जब जंगल राज की बात होती है तो आज की और उस समय की परिस्थितियों में जाहिर है अंतर है। जिसने वो परिस्थितियां देखी हैं वो उस बात को महसूस भी करता है। रिजवान जी, ये बताइए कि जो ये कहा जा रहा था कि जो केंद्र की सरकार है वो कहीं ना कहीं नीतीश पे निर्भर है, लेकिन अब जो है नीतीश का जो राजनीतिक कैरियर है वो बीजेपी पे निर्भर हो गया है, तो ऐसे में निश्चित रूप से अब जो गाड़ी जो बेपटरी होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, अब पटरी में चलेगी। देखिए, नीतीश कुमार के जो सहयोगी, कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो सहयोगी हैं, वो उनकी बहुत घनिष्ठता, केंद्र की जो प्रमुख पार्टी है उसके नेता से बहुत घनिष्ठता हो गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। और बीच चुनाव में भी एक नेताजी तो ये कह गए थे कि विधायक तय करेंगे, ललन सिंह ये कह रहे थे कि विधायक तय करेंगे। हाँ, जिस तरह की स्थिति में अब राजद आ गया है, राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह की स्थिति में आ गया है, तो अब नीतीश कुमार तकरीबन 85 सीटों के आसपास जो दिख रहे हैं, अगर राजद उनके साथ मिलके भी सरकार बनाने की कोशिश करे तो वो नहीं बन पाएगा। वो उस तरह की परिस्थितियों में नहीं है। और अकेले भारतीय जनता, एनडीए के बाकी दल अकेले सरकार बना सकते हैं नीतीश की बिना भी, है ना। और बाकी अंक गणित में तो मास्टर है, भारतीय जनता पार्टी की मास्टरी है। तो ये परिस्थितियां तो हो गई कि नीतीश पर उतनी निर्भरता नहीं रही, लेकिन जो केंद्र का अंक है उसमें नीतीश पर निर्भरता है। और वो निर्भरता अभी भारतीय जनता पार्टी बना रखना चाहेगी, इसलिए कि यदि इस तरह से कुछ और करेगी तो चंद्रबाबू नायडू पर भी उसका विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए कि महाराष्ट्र में ये चीज़ देखी जा चुकी है। यानी मानते हैं आपकी जो जिनसे भी अलायंस बना हुआ है केंद्र में, और वो और स्मूथली चलेगा। हाँ, मजबूत हो गई है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है, वो इस नतीजे से और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दल बनने की वजह से। भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में सरकार बनाने का विकल्प है नीतीश के बिना भी। तो ये परिस्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं उसे मजबूत करती हैं। लेकिन मैं जैसा महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत परिपक्वता से इस मामले में आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो पूरे देश में कोई इस तरह का फिलहाल इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीतने के बाद कोई नकारात्मक संदेश नहीं देना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो एक अंत में आप बताएं कि जो नीतीश की अभी तक की जो भूमिका थी बड़े भाई के रूप में थी, क्या आगे भी बड़े भाई की भूमिका में कायम रहेंगे वो? क्या भाजपा को अपने 2 उप मुख्यमंत्री के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा अपने आप को? देखिए, फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं, नेताओं ने तो आके कहा था कि वैकेंसी खाली नहीं है, केंद्र में पीएम की वैकेंसी खाली नहीं है, राज्य में सीएम की वैकेंसी खाली नहीं है। तो जिस तरह की बातचीत हुई, हाँ, अमित शाह ने ज़रूर ये कहा था, उन्होंने ये कहा था कि विधायक तय करेंगे। कुछ चिराग पासवान भी इस तरह से कह रहे थे, बाद में चीज़ें बदली, स्टेटमेंट चेंज हुई। लेकिन प्रधानमंत्री शुरू से नीतीश कुमार को राज्य के आगे रखकर बात कर रहे थे। और अभी की जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें यही है कि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी कदम उठाएगी जिससे ये जो मज़ा है जीत का, और बिहार में चुनाव इस तरह से जीतना, नीतीश कुमार को इसका श्रेय देना चाहिए। मोदी जी का तो अपना एक ऑरा है ही, प्रधानमंत्री हैं, और वो उनके कैंपेन और बहुत तरह की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का बहुत असर है।
लेकिन नीतीश कुमार, ये जो डबल इंजन है उसमें एक इंजन तो नीतीश कुमार का है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी अभी भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई परिस्थितियां पैदा करेगी। हाँ, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार जिस तरह की परिस्थिति में थे, वो इधर छलांग लगा लें या उधर छलांग लगा लें, अब पलटू राम नहीं हो सकते, वो उनको नीतीश कुमार ही रहना पड़ेगा। जिस ढंग से रिजवान जी ने बताया कि बिहार का जो चुनाव परिणाम है वो कहीं ना कहीं एनडीए को बहुत मजबूत कर दिया है। एनडीए को मजबूत करने का अर्थ है केंद्र की सरकार भी बहुत ही स्मूथ रूप से चलेगी। जो विपक्ष ये कह रहा था कि कल बिहार के बाद केंद्र में जो है इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की संभावना दिखाई दे रही थी, वो सारी संभावनाएं आज नष्ट हो चुकी हैं और बिहार की जो राजनीतिक समीकरण है निश्चित रूप से बदलेंगे। नीतीश कुमार और उत्साह के साथ और ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे, क्योंकि उनको जो डबल इंजन की सरकार बन गई है, एक इंजन उनका है, जैसा कि रिजवान जी कह रहे हैं, तो एक इंजन उनका है, वो मजबूती से कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से बिहार का जो डेवलपमेंट है और तेज़ी से होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए सब्जेक्ट पे आपसे चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार।